Hello everyone, this is Shrestha Mahant and I welcome you with a new story set up in the background of Russia named The Beggar, written by Anton Chekhov. As you know, Russia is a cold place with heavy snowfall and very cold weather. This story starts when a thin, hungry beggar meets a rich advocate. On one cold day, the beggar says, हमारी यह कहानी रूस की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां अत्यधिक सर्दी और बर्फबारी होती है। और ऐसे ही एक ठंडे दिन की यह कहानी है जब एक भूखा दुबला पतला आदमी एक अमीर वकील से मिलता है और कहता है कि Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. For 3 days, I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. दयालु श्रीमान, दया कीजिए, अपना ध्यान इस बेचारे भूखे आदमी की तरफ कीजिए। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। मेरे पास घर का किराया देने के लिए 5 कोपेक भी नहीं है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोपेक क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह कहानी रशिया की बैकग्राउंड पर बेस्ड है। तो जैसे इंडिया की करेंसी रूपी है ना, वैसे ही रशिया की करेंसी है रूबल। और जैसे इंडिया में 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, तो वैसे रशिया में 100 कोपेक्स इज इक्वल टू 1 ruble. Clear? For 8 years, I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. 8 साल तक मैं गांव में टीचर था और फिर मैंने मेरे विरुद्ध साजिश की जाने के कारण अपनी नौकरी खो दी। मैं निंदा का शिकार हो गया। 1 साल से मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. सर्गी ने, जो एक वकील थे, निवेदक के फटे पुराने भूरे रंग के कोट को, उसकी उदास आंखों को, उसके दोनों गालों पर पड़े लाल धब्बों को देखा और उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने उस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga, the mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I'm ashamed to ask, but I'm obliged to by circumstances. मुझे अभी कालुगा प्रांत में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला है। भिखारी बोलता गया, पर मेरे पास वहां जाने लायक पैसे नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं मांगने पर शर्मिंदा हूँ, पर परिस्थितियों के कारण मांगने को विवश हूँ। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. सर्गी की नजरें उस आदमी के जूतों पर चली गई, जिनमें से एक ऊंचा और दूसरा नीचा था, और अचानक उन्हें कुछ याद आया। Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sedovia Street, he said. But you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? इधर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि परसों मैं तुम्हें सेडोविया गली में मिला था, उसने कहा। पर उस वक्त तुमने कहा था कि तुम एक छात्र हो जिसे निकाल दिया गया था, और यह नहीं कि तुम किसी गांव में टीचर हो। क्या तुम्हें याद है? No, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I'm a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भिखारी चौंकता हुआ बुदबुदाया। मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने कागजात दिखा सकता हूँ। Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? बहुत झूठ बोल चुके। तुमने खुद को एक स्टूडेंट बताया था
और यह भी कहा था कि तुम्हें किस कारण से स्कूल से निकाला गया था। क्या तुम्हें याद नहीं? Sergey flushed and turned from the red creature with an expression of disgust. सर्गी ने उत्तेजना से कहा और घृणा से उस फटेहाल व्यक्ति की ओर से अपना मुंह फेर लिया। This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Damn you. यह धोखेबाजी है प्यारे जनाब, वे गुस्से से चिल्लाए। यह ठगी है, मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाता हूं। धिक्कार है तुम पर। Sir, he said, laying his hand on his heart. The fact is, I was lying. I'm neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly, I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? श्रीमान, उस भिखारी ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, बात यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। ना मैं शिक्षक हूँ और ना ही विद्यार्थी। वह सब झूठ था। पहले मैं एक रूसी गायक मंडली में गाता था। क्वायर मीन्स गायक मंडली या ग्रुप ऑफ सिंगर्स। और वहां से मुझे ज्यादा शराब पीने के कारण निकाल दिया गया। पर मैं और कर क्या सकता हूँ? मैं झूठ बोले बिना रह भी नहीं सकता। अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे कोई कुछ नहीं देगा। मैं क्या कर सकता हूँ? What can you do? You ask what you can do? Cried Sergey, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. तुम क्या कर सकते हो? तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो? सर्गी उसके पास आते हुए चिल्लाए, काम। तुम यह कर सकते हो। तुम्हें काम करना चाहिए। Work? Yes, I know that myself. But from where can I find work? How would you like to chop wood for me? I wouldn't refuse to do that. But in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. काम? हाँ, मुझे खुद यह पता है, पर मुझे काम कहाँ मिलेगा? मेरे लिए लकड़ियां काटने का काम तुम्हें कैसा लगेगा? मैं यह काम करने से इनकार नहीं करूंगा, परंतु आजकल तो लकड़ी काटने के काम में निपुण लोग भी बेकार बैठे हैं। Will you come and chop wood for me? Yes, sir, I will. Very well, we will soon find out. Sergey hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटना पसंद करोगे? हाँ श्रीमान, मैं करूंगा। ठीक है, हम जल्दी ही पता कर लेंगे। सर्गी अपना हाथ रगड़ते हुए जल्दी से आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने रसोइये को रसोई से बुलाया। इधर आओ उल्गा, उन्होंने कहा, इस आदमी को लकड़ियों वाले शेड में ले जाओ और उसे लकड़ी काटने दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. हड्डियों का ढांचा सा लग रही इस भिखारी ने अपने कंधे उछाए, जैसे कि बहुत उलझन में हो, और बड़ी दुविधा में लगता हुआ कुक के पीछे चला गया। उसकी चाल से यह स्पष्ट था कि वह लकड़ियां काटने के लिए इसलिए नहीं माना क्योंकि वह भूखा था या उसे काम चाहिए था, बल्कि सिर्फ स्वाभिमान और शर्मिंदगी के कारण, क्योंकि वह खुद अपने शब्दों के जाल में फंस गया था। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. यह भी साफ था कि उसकी सेहत शराब के कारण खराब हो गई थी और वह अस्वस्थ था और कठोर परिश्रम के प्रति कोई झुकाव महसूस नहीं कर रहा था। Dear students, let's close this part of chapter here and let me ask you one question. Do you think it is good to beg when someone can work and earn a respectful living? क्या भीख मांगना अच्छी बात है जब आप मेहनत से कमा सकते हो? Did the beggar learn a lesson or continued his sinful ways? क्या भिखारी ने अपने तौर तरीके बदले या अपने गलत काम जारी रखे?
We will find the answers of all these questions in the next part of the story. Till then, keep enjoying learning English. Thank you.